हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जीवमंडल संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए पारिस्थितिक तंत्र, जीवमंडल, समुदाय, जनसंख्या, या फिर ऑप्शन बी जनसंख्या, जीव, पारिस्थितिक तंत्र एवं जीवमंडल, या फिर ऑप्शन सी जीव, समुदाय, जनसंख्या, जीवमंडल, या फिर ऑप्शन डी जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र एवं जीवमंडल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी जीव। उसके बाद से जीव के मिलने से जब बहुत सारे जीव मिलते हैं तो जनसंख्या का निर्माण होता है, और बहुत सारे जनसंख्या मिल करके एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं, और वही बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र या उनकी संख्या जब बहुत अधिक हो जाती है तो एक जीवमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, समस्त जैविक तथा अजैविक घटकों के सम्मिलित रूप को, जैविक तथा अजैविक घटकों के सम्मिलित रूप को जैवमंडल कहा जाता है। इनका क्रम इस प्रकार है: अणु, कोशिका, कोशिका समूह, जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और जीवमंडल। इसमें आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जीवमंडल जो है वो अंत में आता है, सबसे अंत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैवमंडल की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इकोटोन, ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन सी जीवोम, या फिर ऑप्शन डी बायोटोप। जीवमंडल की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जीवमंडल के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जहाँ कोई जीव अपने संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाइयों को संपादित करता है उसको पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बायोमों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर व्यवस्थित कीजिए। प्रेयरी सवाना, प्रेयरी, टुंड्रा, टैगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, सबसे पहले आता है सवाना, फिर आएगा प्रेयरी, ठीक, फिर उसके बाद टैगा आएगा, फिर टुंड्रा आएगा। टुंड्रा जो एकदम ध्रुवों के पास पाए जाते हैं उसको टुंड्रा कहा जाता है, जबकि जो उसके नीचे वाले क्षेत्र को या पेटी को टैगा कहते हैं, जहाँ पे टैगा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सही क्रम इस प्रकार है: सवाना, प्रेयरी, टैगा और टुंड्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो या दो से अधिक विविध परितंत्रों के बीच के विशिष्ट क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोर प्रभाव, निकेत, इकोटोन, आवास। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दो या दो से अधिक विविध परितंत्रों के बीच के विशिष्ट क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक ये परितंत्र हो गया, एक ये परितंत्र हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए ए है, यह बी है। यहाँ पे जो है ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पे ए और बी दोनों से संबंधित विविधताएं पाई जाएंगी। यहाँ पे ए वाले समुदाय भी मिलेंगे, बी वाले समुदाय भी मिलेंगे। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है, विविधताएं हैं, पारिस्थितिकी विविधताएं, वो ज़्यादा पाई जाएंगी, और इसी क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। इसी क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक विविध परितंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को, दो या दो से अधिक विविध परितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां दो समुदाय मिलकर के एकीकृत हो जाते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल में हम देखा जाए तो मैंग्रोव वन जो है वह समुद्री परितंत्र और स्थलीय परितंत्र के बीच में एक इकोटोन की भांति कार्य करता है या इकोटोन की भांति उपस्थित है, जो समुद्री परितंत्र और स्थलीय परितंत्र इन दोनों के बीच में है। अतः मैंग्रोव वन में जो विविधताएं होती हैं, चाहे वो जाति विविधताएं हो, पादपी विविधताएं हो, वो बहुत अधिक पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसका BOD स्तर सबसे अधिक होगा? किसका BOD स्तर सबसे अधिक होगा? शुद्ध जल का, नगर पालिका सीवेज का, लुगदी सीवेज का, या फिर दुग्ध उद्योग अपशिष्ट जल का? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन C। सीवेज का जो BOD स्तर है वो सबसे अधिक होता है। देख लीजिए किसका कितना होता है। देखिए नगर पालिका सीवेज का BOD 100 से 400 ppm के मध्य होता है। दुग्ध उद्योग का BOD 2000 से 15000 ppm के मध्य होता है। और शुद्ध जल का BOD 1 से 3 ppm के मध्य होता है। मतलब शुद्ध जल का जो BOD है वह न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। और लुगदी सीवेज का जो ppm है वह 10,000 से 15,000 ppm के मध्य होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो BOD है वह लुगदी सीवेज का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका जो डाटा है वो पूछ लेता है कभी कभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का घटक है? मृदा, उत्पादक, अकार्बनिक पदार्थ या फिर तापमान? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। A 1, 2 और 3, B 3 और 4, C 1, 2 और 4 या फिर D सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन D। पारिस्थितिक तंत्र के घटक मृदा भी होती है, अकार्बनिक पदार्थ भी, उत्पादक भी और तापमान भी। इसके पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है जो जीवित प्राणी होते हैं, और अजैविक घटक के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है जो निर्जीव होते हैं, जैसे तापमान हो गया, मृदा हो गई, जल हो गया, ये इन सबको अजैविक घटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए अजैविक घटकों के अंतर्गत ऊर्जा, जल, तापमान, मृदा आदि को शामिल किया जाता है। और जैविक घटकों के अंतर्गत हरित पादप हो गए, गैर हरित पादप, उपभोक्ता, अपघटक, इनको जैविक घटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए कि पारिस्थितिक तंत्र जो है वह जैविक एवं अजैविक दोनों घटकों से मिलकर बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वातावरणीय नाइट्रोजन का पौधों में प्रवेश किस रूप में होता है? अमोनिया के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट या फिर नवजात नाइट्राइट के रूप में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन C। वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है, पादप या पौधे सीधे नाइट्रोजन फॉर्म में उसको ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि उसे जो ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति जो होती है वो नाइट्रेट रूप में होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? क्वथन द्वारा, निष्पंदन द्वारा, क्लोरीनीकरण या फिर अल्ट्रावायलेट विकिरण? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन B। निष्पंदन द्वारा जो जल शोधन किया जाता है उसमें उससे जो है सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होते हैं। देखिए जल शोधन की वह प्रक्रिया जिसमें निष्पंदन का प्रयोग करके जल में उपस्थित अवांछनीय ठोस और विलेय पदार्थों को पृथक किया जाता है, इससे जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का ह्रास नहीं होता है। इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक सिगरेट के धुएं में पाया जाता है? कौन सा रासायनिक यौगिक सिगरेट के धुएं में पाया जाता है? निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन D। निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, ये तीनों जो है सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। देखिए सिगरेट के धुएं में 4000 से अधिक रसायन पाए जाते हैं, जिनमें से 69 रसायन कैंसर का कारण बनते हैं। और ये सभी रसायन सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, निकोटीन हो, साइनाइड हो, ये सभी पाए जाते हैं सिगरेट के धुएं में। तो अगर आप लोग सिगरेट कोई पीता हो तो उससे छोड़ दीजिएगा, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पशु एवं बगुला के बीच सहजीवी संबंध को किस नाम से जाना जाता है, किसका उदाहरण? जो पशु एवं बगुले के बीच सहजीवी संबंध होता है वो किसका उदाहरण है? सहजीविता का, सहभोजिता का, परजीविता का या फिर सहजीविता एवं परजीविता का? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पशु एवं बगुला के बीच जो सहजीवी संबंध होता है वह सहभोजिता हो। सहभोजिता का तात्पर्य क्या है? इसमें एक जीव को इसमें एक जीव को फायदा होता है, लेकिन दूसरे जीव को ना तो फायदा होता है ना तो नुकसान होता है। जैसे बगुला जो है, कोई गाय भैंस या कोई पशु है, उसके शरीर में जो कीड़े होते हैं या फिर से बालों में जो जू वगैरह होते हैं उनको वो खाते हैं, या फिर से जब वो चलते हैं तो उनके खुर द्वारा मिट्टी जो हटती है उससे जो ज़मीन के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, उनको वो खाते हैं। तो इससे बगुले को या जो और चिड़िया वगैरह होती हैं, पक्षी होते हैं, उनको फ़ायदा तो होता है, लेकिन उससे उस पशु को कोई नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं होता है। तो यह किसका उदाहरण है? सहजीविता का। ठीक है, सहभोजिता का उदाहरण है। देखिए, सहभोजिता के अंतर्गत एक प्रजाति को लाभ होता है पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ना ही उसे फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृग पश्चिमी हिमालय में नहीं पाया जाता है? सोऊ, चीरू, हंगुल या फिर गोराल। पश्चिमी हिमालय में कौन सा मृग नहीं पाया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। गोराल जो है वो पाया जाता है कहाँ पे? पूर्वी हिमालय में, जबकि सोऊ, चीरू और हंगुल पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले मृग हैं। देखिए, हंगुल, सोऊ, चीरू पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं, जबकि गोराल पूर्वी हिमालय में पाया जाने वाला मृग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व का अपना आधिकारिक शुभंकर है? भारत में किस टाइगर रिजर्व का अपना आधिकारिक शुभंकर है? नामेरी टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व या फिर कान्हा टाइगर रिजर्व। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कान्हा टाइगर रिजर्व का अपना एक शुभंकर है। ठीक है, और आपको बता दें कि कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये नामेरी टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। ठीक, रणथंभौर ये राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान में, जबकि पन्ना और कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है, जिसका आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा है। इसका आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम क्या होगा? उत्तर से लेकर के दक्षिण, उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? कार्बेट, सिमलीपाल, सरिस्का, पेरियार या फिर पेरियार, सरिस्का, सिमलीपाल, कार्बेट या फिर कार्बेट, सरिस्का, सिमलीपाल, पेरियार या फिर डी पेरियार, सिमलीपाल, सरिस्का, कार्बेट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, जिसका नाम अभी हाल ही में आपको पता होगा चेंज हो गया है, रामनगर टाइगर रिजर्व रामनगर वन्यजीव अभयारण्य इसका नाम कर दिया गया है टाइगर वो कार्बेट नेशनल पार्क से। जिम कार्बेट नेशनल पार्क से इसका नाम बदल करके रामनगर नेशनल पार्क कर दिया गया है, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सरिस्का कहाँ पे है? सरिस्का आपका राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राजस्थान में स्थित है। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और ये पेरियार कहाँ है? पेरियार जो है वो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बेट नेशनल पार्क, सरिस्का, सिमलीपाल और पेरियार। देखिए, कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में और सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा तथा पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। जो उत्तर से दक्षिण इसका सही क्रम है। ऐसे बहुत सारे परीक्षाओं में जो है सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पारिस्थितिकी दृष्टि से कौन पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मध्य एक संपर्क स्थापित करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? नल्ला वन, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नागरहोल या फिर शेषांचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट इन दोनों के मध्य पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब दोनों में फैला है, पश्चिमी घाट में भी है और पूर्वी घाट में भी है। और आपको एक बात बता दें कि अभी हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड दिया गया है। और यह क्यों दिया गया है? TX2 अवार्ड जो इसे दिया गया है समय से पहले बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए इसको TX2 अवार्ड प्रदान किया गया है। और इसके पहले किसको दिया गया था? इसके पहले यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को यह अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य आरक्षित क्षेत्र है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये याद रखिएगा इसको हाल ही में TX2 अवार्ड मिला है, TX2 जिसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। यह इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? मानस, न्योरी, फूलों की घाटी या फिर नामदफा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। यह पूर्ण रूप से शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। नामदफा कहाँ पे है? नामदफा है आपके अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा। मानस असम में है। देखिए फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और यह पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है और इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद।